So hello dear all students, welcome back to my channel at the rate GST Expert एंड मैं एग्जाम्शंस को लेकर के आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। जो हमारा एग्जाम्शन है जीएसटी के अंदर एग्जाम्शंस ऑलरेडी मैं क्लिप्स में आपको रिकॉर्ड करके दे चुका हूँ। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा और उसके अंदर एग्जाम्शंस में मैं 3 सेक्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कंसिस्टिंग हेल्थ केयर सेक्टर, लीगल सेक्टर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेक्टर। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। और ये 3 सेक्टर को डिस्कस करने के बाद जो डिस्कशंस अब इन अगले जो कुछ सेक्टर के लिए होगा एग्जाम्शन इस वीडियो में कवर कर दी जाएंगी। और सारी एग्जाम्शंस की जो भी सेक्टर रिलेटेड एग्जाम्शंस हैं वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डिस्कसिंग द एग्जाम्शंस, रिमेनिंग एग्जाम्शंस रिलेटिंग टू द डिफरेंट सेक्टर्स, first of all please subscribe my channel and stay connected with my channel. And if you like this video and if you like the revisions, then you press the like button and press the bell icon for more updates. So start करते हैं एग्जाम्शंस को लेकर। अब एग्जाम्शंस में अगर मैं 3 सेक्टर को छोड़ दूं, अपने हेल्थ केयर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो कि दूसरा सेक्टर था मेरा, और तीसरा सेक्टर था मेरा लीगल, ये 3 सेक्टर की आपको वीडियोस देखनी है पहले। उसके बाद मैं नोट्स से पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड्स कर दिए हैं। उस नोट्स की जो एग्जाम्शन मैंने आपको एग्जाम्शन के नोट समरी वे में आपको दिए हैं, आप उसको पास में रख कर मेरी ये वीडियो क्लिप्स के जो रिविजन्स के लिए मैं थ्रू दे रहा हूँ आपको, वो आप देख सकते हैं। तो पहला जो अब नेक्स्ट सेक्टर है उसकी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर जो कि है चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर। चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो पहले चैरिटेबल सेक्टर के अंदर मैं आपको बताऊं तो चैरिटेबल एंटिटीज़ जो कि एंटिटीज़ रजिस्टर्ड होती हैं आपकी अंडर सेक्शन 12AA के अंदर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो भी चैरिटेबल एंटिटीज़ विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, दैट एंटिटीज़ विल बी कंसिडर्ड एज ए चैरिटेबल एंटिटीज़। तो उसको चैरिटेबल एंटिटीज़ बोला जाता है। अब चैरिटेबल एंटिटीज़ के लिए बोला गया है उनका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। उनका ऑब्जेक्ट हो सकता है कि एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करना हो, या फिर कोई आपकी मेडिटेशंस या फिर योगा, उनके कुछ अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि जेन्युइनस एक्टिविटी होनी चाहिए। अब चैरिटेबल के लिए बोला क्या है, अगर चैरिटेबल एंटिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को अगर कोई अकोमोडेशन की सर्विस देती है, मतलब अगर कोई भी चैरिटेबल एंटिटीज़ अगर अकोमोडेशन की सर्विस दे रही है स्टूडेंट्स को, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ध्यान रखना, एग्जाम के लिए पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा खासा इस पर पॉइंट्स बन सकता है। अगर कोई चैरिटेबल एंटिटीज़ अगर कोई अकोमोडेशन की सर्विस देती है अपने स्टूडेंट्स को, तो वो अकोमोडेशन की सर्विसेज विच such accommodation service will not fall within the ambit of the definition of charitable activity। यानी कि ये जो अकोमोडेशन की सर्विस दी जा रही हैं, ये एक्टिविटी आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी और इस एक्टिविटी को टैक्सेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट चैरिटेबल एंटिटीज़ को लेकर के ये है कि अगर चैरिटेबल एंटिटी यानी कि जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई फ़ीस या कंसिडरेशंस, क्या बोल रहे हैं, अगर कोई फ़ीस या कंसिडरेशंस अगर रिसीव करती है कोई चैरिटेबल एंटिटीज़ अपने पार्टिसिपेटर से फॉर पार्टिसिपेट करने के लिए इन द मेडिटेशन या योगा एक्टिविटी। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। अगर मेडिटेशन या योगा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट से अगर कोई चैरिटेबल एंटिटीज़ अगर कोई भी फ़ीस या कंसिडरेशन रिसीव करती है, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और एग्जेम्पशन ध्यान रखना केवल तभी ही मिलेगा अगर फ़ीस या कंसिडरेशंस आपको इन रिलेशंस टू मेडिटेशन और योगा एक्टिविटी ओनली एंड ओनली इसी ही एक्टिविटी के लिए मिला है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। अदरवाइज और किसी भी फीस या कंसिडरेशंस अगर आपको मिलता है इससे रिलेटेड एक्टिविटी अदर देन दिस एक्टिविटी, तो फिर वो टैक्सेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद फिर हमने पढ़ा है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ, इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फीस को ना यहाँ पे फीस को यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे यूज़ किया गया कंसिडरेशंस। अगर कोई भी कंसिडरेशंस इन एनी फॉर्म, किसी भी कंसिडरेशन को अगर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो काइंड में हो चाहे वो मनी में हो,
इंक्लूडिंग डोनेशंस, उन्होंने डोनेशन भी इसमें कवर कर दी है। अगर वो कंसिडरेशन इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग द डोनेशंस इन रिलेशंस टू अगर वो फूड बिवरेजेस या फिर कोई भी जिसमें इंक्लूड्स ड्रिंक्स हैं, तो अगर वो प्रोवाइड करती है चैरिटेबल एंटिटीज़ अपने पार्टिसिपेटर्स को फॉर पार्टिसिपेंट करने के लिए इन द चैरिटेबल एक्टिविटीज़, अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेटर्स को कोई भी फूड बिवरेजेस या इंक्लूडिंग ड्रिंक्स की सर्विसेज दी जा रही हैं जिसके अगेंस्ट कोई भी फीस नहीं कह रहा हूँ, कंसिडरेशंस इंक्लूडिंग एनी फॉर्म उसमें कवर किया गया है और इंक्लूडिंग डोनेशन भी कवर की गई है, तो उसको टैक्सेबल किया गया है। ध्यान रखना, टैक्सेबल किया गया है अगर डोनेशन इसके रिस्पेक्ट में ली है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई डोनेशन चैरिटेबल एंटिटीज़ रिसीव करती है इस एक्टिविटी के अलावा, और कोई डोनेशन अगर चैरिटेबल एंटिटीज़ रिसीव करती है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट किया गया है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच कैन बी अपीयर इन द एग्जाम इन दिस रिलेशन टू द एग्जेम्पशंस। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अब चैरिटेबल एंटिटीज़ का इतना ही पार्ट था जो मैंने आपको सेक्टर डील कर दिया है। ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में जो चैरिटेबल सेक्टर था मैंने आपको एग्जेम्पशन इसके बारे में बता दी है। इसके बाद अगला सेक्टर आता है हमारा रिलीजियस सेक्टर। रिलीजियस सेक्टर की अगर हम बात करें तो रिलीजियस सेक्टर के अंदर बोला गया है कि जो भी आप कंडक्ट करते हैं रिलीजियस सेरेमनी की सर्विसेज, अगर रिलीजियस सेरेमनी की सर्विसेज कोई कंडक्ट की जाती है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट की गई है। बट अगर कोई भी रेंटिंग का मतलब कोई भी रेंट ऑफ प्रीसिंट्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी प्रीसिंट्स को रेंट पे दिया गया है, मतलब प्रीसिंट्स मतलब कनेक्टेड एरिया विद द टेम्पल्स, अगर टेम्पल से जुड़े हुए एरिया जो कि कनेक्टेड एरियाज होते हैं, जो प्लेसेस होते हैं, अगर उसको रेंट पे दे दिया गया है, जिसको ओन्ड और मैनेज करती है चैरिटेबल एंटिटीज़ फॉर द जनरल पब्लिक, तो अगर उसको रेंट पे दिया गया है तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में इनको रेंट पे तोड़ा है। रेंट्स को 3 पार्ट में कैसे तोड़ा है कि अगर उन्होंने अगर रूम्स को रेंट पे दिया है उन्होंने, तो उसके केस में कितना उन्होंने रेंट चार्ज किया है उसके बेस पे एग्जेम्पशन डिसाइड होगा। अगर उन्होंने कम्युनिटी हॉल्स और प्रीमाइसेस को रेंट पे दिया है तो उसके केस में कितना रेंट चार्ज किया है, और अगर मान लो उन्होंने शॉप्स को रेंट पे दिया है तो कितना उन्होंने रेंट चार्ज किया है, डिपेंडिंग अपॉन द सेम इस पे एग्जेम्पशन डिसाइड की जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ अगर रूम्स को रेंट पे दिया गया है और रूम्स को रेंट पे देने पे अगर रेंट चार्ज किया जाता है, कितना रेंट चार्ज किया जाता है 1000 रुपीज़ पर रूम पर डे। अगर 1000 रुपये पर रूम या पर डे या उससे ज़्यादा अगर आप चार्ज करते हो तो कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप 1000 रुपये से कम पर रूम पर डे चार्ज करते हो तो एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। दूसरी बात अगर हम डिस्कशन करें तो अगर आपने शॉप्स कम्युनिटी हॉल्स और प्रीमाइसेस को रेंट पे दिया है और वहाँ पे आपने 10,000 रुपये से कम पर मतलब 10,000 रुपये से कम पर डे अगर आपने चार्ज किया है, मतलब लेस देन 10,000 रुपीज़ पर आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल होगा। अगर 10,000 रुपीज़ से कम आपने क्या दिया है, 10,000 रुपये से कम आपने रेंट दिया है पर डे, तो उससे इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर मैंने बात करी है शॉप्स की, तो शॉप्स को अगर रेंट पे दिया गया है तो उसमें 10,000 रुपीज़ पर मंथ से कम अगर आपने चार्जेस लिए हैं पर डे तो पर मंथ तो उस केस में एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। तो क्या डिफरेंसेस है शॉप्स और कम्युनिटी हॉल और प्रीमाइसेस की? अगर डिफरेंसेस की बात करें तो कम्युनिटी हॉल्स और प्रीमाइसेस में 10,000 रुपीज़ पर डे की बात करी गई है, पर डे, और वहाँ पे शॉप्स की बात की है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। इससे कम पे अगर आप चार्ज करोगे, जितनी भी मॉनेटरी लिमिट्स आपको बता रखी है, इससे लेस देन पे अगर आप करते हो तो एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। नोट्स के साथ आप देख सकते हैं, इसको रेफरेंस कर सकते हैं नोट्स में। ये हो गया हमारा रिलीजियस सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर है हमारे पास, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, इज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर अगर मैं भी डिस्कशन करूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एग्जेम्पशंस क्या हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एग्जेम्पशन ये हैं कि अगर प्रोवाइडर कोई भी हो, एनी पर्सन प्रोवाइडर हो, और रिसिपिएंट एनी पर्सन हो, मतलब प्रोवाइडर भी कोई हो या फिर कोई भी अगर रिसिपिएंट भी कोई भी पर्सन हो और सप्लायर भी कोई भी क्या हो, एनी पर्सन हो। तो अगर एनी पर्सन सप्लायर है या एनी पर्सन रिसिपिएंट है, तो पहली बात तो प्रोवाइडर कोई भी हो या रिसिपिएंट कोई भी हो, तो अगर वो एग्रीकल्चर सर्विसेज जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं, जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है, तो वो एग्जेम्पशन किया गया है। अब ये तीनों चीज़ें जो डिस्कशन करूंगा मैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज क्या होंगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होंगी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी पर्सन, मतलब एनी पर्सन अगर एग्रीकल्चर सर्विसेज देता है और इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी देता है जो कि निकालती हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
तो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। और रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन होना चाहिए। तो प्रोवाइडर और रिसिपिएंट अगर कोई भी पर्सन हो तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात होती है तो पहले उसमें लिखा जाता है कि सबसे पहले कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर सर्विसेज इन रिलेशंस टू द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, अगर कोई भी एग्रीकल्चर सर्विसेज अगर इन रिलेशंस टू एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में दिया जा रहा है, चाहे वो आपका कल्टीवेशन हो या हार्वेस्टिंग हो, इन द नेचर ऑफ कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग, तो उसको एग्रीकल्चर सर्विस बोला गया है। दूसरा बोला गया है सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, इसको भी एग्रीकल्चर सर्विस माना जाएगा। तीसरा बोला है इन्होंने कि अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर आप करते हैं इन रिलेशंस टू विच, जिसके रिलेशन में कोई भी अगर आप उसके ऊपर कोई भी अल्टरेशंस या मॉडिफिकेशंस करते हैं जिससे कोई भी उसकी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं आता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो उसको भी एग्रीकल्चर सर्विस माना गया है। चौथी केस में ये बोलते हैं कि अगर कोई भी आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस होगा तो उसको भी एग्रीकल्चर सर्विस माना जाएगा। और पांचवा केस ये बोलते हैं कि अगर कोई भी आपने स्टोर मतलब लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस करा है, दैन वो राइस कराऊँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करा है, आपने लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयर हाउसिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करा है, तो उसको भी एग्रीकल्चर सर्विस माना जाएगा। और छठा केस सिक्स हो चुके हैं शायद, सिक्स हो चुके हैं। सेवन्थ केस ये बोलते हैं कि अगर आपने, ध्यान से सुनना इस बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपके लिए, अगर कोई भी एपीएमसी या फिर कोई भी कमीशन एजेंट, मतलब कोई भी एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी, या फिर कोई कमीशन एजेंट अगर सेल और परचेज करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो उसको भी एग्रीकल्चर सर्विस माना गया है। और फाइनली लास्ट इसका जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि अगर फ्यूमिगेशन अगर आप करते हो इन द वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर वेयर हाउसिंग में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पड़े हैं उसकी अगर आप फ्यूमिगेशन करते हो तो उसको भी एग्रीकल्चर सर्विस बोला गया है। तो these are all about of the agriculture activities in relations to agriculture, in relations to agriculture activities, these all are about of the agriculture services in relations to agriculture activity। यानी कि जितनी भी मैंने आपको ये 8 पॉइंट डिस्कस करे हैं ये सारी एग्रीकल्चर सर्विस मानी जाएंगी और इसके रिलेशन में एग्रीकल्चर एक्टिविटी आना चाहिए। भाई एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि आपने प्लांट का कल्टिवेशन किया हो, प्लांट कल्टीवेट किया गया हो, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, या फिर रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। अगर आप रियरिंग करते हैं ऑल लाइफ ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्स की रियरिंग यहाँ पे शामिल नहीं की गई है। अगर हॉर्स की रियरिंग करते हैं तो उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। तो यानी कि आप प्लांट का कल्टीवेशन या फिर रियरिंग करते हैं ऑल लाइफ ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्स, उसको छोड़ करके, जिससे इन रिलेशंस टू फूड आता है, फाइबर आता है, फ्यूल आता है, रॉ मटेरियल्स आता है एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट, तो उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोला जाता है। एंड फाइनली इसको बोलते हैं कि अगर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन विच, जिस पर आइदर या तो प्रोसेसिंग इज नॉट डन या फिर यूजुअली द प्रोसेसिंग इज डन बाय द कल्टीवेटर और द हार्वेस्टर। क्या बोला है मैंने? ऐसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसके ऊपर या तो प्रोसेसिंग की ही नहीं गई है या फिर प्रोसेसिंग या फिर की गई है यूजुअली, जिसको डन बाय द कल्टीवेटर या हार्वेस्टर करता है, तो उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोला जाएगा। और रिसिपिएंट कोई भी हो, सप्लायर कोई भी हो, इससे कोई मैटर नहीं बनता, आपका ये सर्विस एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वेजिटेबल्स की अगर तुम क्लीनिंग करते हो, पैकिंग करते हो या फिर वैक्सिंग करते हो या रिटेलिंग करते हो वेजिटेबल फ्रूट्स और उसकी, तो उसको एग्जेम्पशन दिया गया है। अगर आप करते हो इंसेमिनेशन ऑफ द लाइव स्टॉक का अगर कोई इंसेमिनेशन होता है तो उसको भी एग्जेम्पशन दिया गया है। अगर उसकी बात करें तीसरे पॉइंट की, कि अगर आपने वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस की भी करते हो राइस, तो उसको भी एग्जेम्पशन दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आपने जैगरी, पल्सेस और टी की बात करें, जैगरी, पल्सेस और टी की अगर वेयर हाउसिंग की बात करें, तो जैगरी की अगर वेयर हाउसिंग करते हो तो पूरी टैक्सेबल में आएगी, और जो टी और पल्सेस हैं और उसकी अगर आप वेयर हाउसिंग करते हो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट की गई हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लें कि चलें कि अगर कोई भी मिलिंग होती है पैडी की, यानी कि जो पैडी होती है, पैडी जो आप एक तरह से एनिमल्स के लिए यूज़ करते हो, तो जो मिलिंग ऑफ पैडी है अगर आप उसको राइस में कन्वर्ट करते हो, अगर आप मिलिंग ऑफ पैडी को राइस में कन्वर्ट करते हो तो उसको भी ध्यान रखना, उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बोला जाएगा और वो टैक्सेबल करा दी जाएगी। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर एक जॉब वर्कर किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस करता है,
कमॉन, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर कोई भी जॉब वर्कर अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस करता है एज ए जॉब वर्कर, तो उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोला जाएगा और वो एग्जेम्प्ट करा दी जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। ये रिविजन्स के लिए बहुत अच्छी इसलिए आपके यूजफुल हो सकती हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा नेक्स्ट सेक्टर, जिसका नाम है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सेक्टर। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सेक्टर की हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में मैं आपको बता दूं कि आपका मोड क्या हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन करने का गुड्स का। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एग्जामिशन पढ़े तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में थॉट में माइंड में आना चाहिए कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, जितनी भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हैं, उनको जनरली एग्जामिशन किया गया है। बट क्या बोल रहा हूँ, जनरली एग्जामिशन किया गया है। बट दो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन है जैसे कि जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज और साथ में कोरियर एजेंसीज, इनको एग्जामिशन नहीं दिया गया है। इनको एग्जामिशन डिपेंड करता है इनकी मॉनेटरी लिमिट्स पर। क्या है, ध्यान से सुनना, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज अगर कोई सिंगल कंसाइनमेंट लेके चल रही है या फिर मल्टीपल कंसाइनमेंट लेके चल रही है तो उस पर डिपेंड करेगा उसने कितना कंसिडरेशन उसमें चार्ज किया है। अगर उसने मल्टीपल कंसाइनमेंट पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है गुड्स की, तो उस केस में अगर उसने कंसिडरेशन अप टू 1500 रुपीज़ तक का चार्ज किया है तो उसको एग्जेम्पशन कर दिया गया है। अगर सिंगल गलत बोल गया हूँ सर, थोड़ी गलत बोल गया हूँ, 1500 नहीं 750, मल्टीपल कंसाइनमेंट में 750 है, अप टू 750 तक उसने कंसिडरेशन चार्ज किया है। मल्टीपल कंसाइनमेंट के केस में तो पूरा एग्जामिशन है, और पूरा का पूरा एग्जामिशन के साथ साथ सिंगल कंसाइनमेंट में अगर वो कंसिडरेशन चार्ज करता है अप टू 1500 रुपीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ द सिंगल कंसाइनमेंट, तो पूरा का पूरा एग्जामिशन दे दिया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कोरियर एजेंसी। तो कोरियर एजेंसीज पे भी सिमिलर सिचुएशन लगेगी, उसमें भी अगर यही मॉनेटरी लिमिट्स के ऊपर बेस पे अगर वो लेता है तो उसको अकॉर्डिंगली उसको भी एग्जामिशन दे दिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमने सिर्फ अभी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के रेस्पेक्ट में देखा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के केस में आपका कैसे एग्जामिशन दिया जाएगा। बट नॉर्मली आप थॉट में लेके चलना, नॉर्मली सारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एग्जेम्प्ट है, बट सिर्फ जीटीए और कोरियर एजेंसीज को छोड़ करके। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को छोड़े तो रेल की बात करें। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है बाय रेल, अगर रेल से ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखना, अगर इनलैंड मेट्रो रेल, मोनोरेल और ट्रैमवे से, मेट्रो रेल, मोनोरेल या ट्रैमवे से अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट किया गया है, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट किया गया है। और अगर रेल से अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है, अगर रेल से गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल, अगर रेल से होता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अगर ये हो गया, इसके बाद फिर तीसरा मोड आता है हमारे पास गुड्स के केस में, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए बन सकता है आपके लिए पॉइंट। अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है वैसल या एयरक्राफ्ट से, तो ध्यान से सुनना, वैसल में हम दो पार्ट करेंगे, वैसल और एयरक्राफ्ट वैसे तो एक ही चीज़ इन्होंने कंबाइंड करके इसमें दी है। तो अगर आपका इनलैंड वाटरवे, वैसल के अंदर अगर इनलैंड वाटरवे से अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो पूरा एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन अगर वैसल इसके अलावा कोई इनलैंड वाटरवे नहीं है या फिर वैसल आपका शिपिंग है, उस तरह से अगर आपका एयरक्राफ्ट और वैसल में, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर वैसल और एयरक्राफ्ट से आपका गुड्स बाहर से इंडिया में आता है, मतलब आपने इंपोर्ट किया हुआ गुड्स है, वैसल और एयरक्राफ्ट से थ्रू अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया इंडिया में, तो उस केस में एयरक्राफ्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है और वैसल को टैक्सेबल किया गया है। एयरक्राफ्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है और वैसल को टैक्सेबल किया गया है। और अगर इंडिया से, इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है तो उस केस में वैसल भी टैक्सेबल होगा और एयरक्राफ्ट भी टैक्सेबल होगा। और अगर आपका इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट होता है बाहर तो वैसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो उस केस में एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है हमारी गवर्नमेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली दोनों को, वैसल भी और एयरक्राफ्ट भी एग्जेम्प्ट किए गए हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में इसमें अपीयर हो सकता है इस बार के एग्जाम में। ये हमारा हो गया वैसल एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में। फिर आता है हमारे पास गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपका पाइपलाइंस या कंड्यूट्स के थ्रू होता है। पाइपलाइंस कंड्यूट्स का मतलब, मान लो गैस पाइपलाइन है आपकी, कोई गैस की सप्लाई हो रही है, वो पाइपलाइंस के थ्रू हो रही है, तो वो पाइपलाइंस या कंड्यूट्स के थ्रू अगर आपका गुड सप्लाई होता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको टैक्सेबल किया गया है पूरा का पूरा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सबसे बड़ा पॉइंट जो कि इस बार का अमेंडमेंट है इस गुड्स ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं, जो कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं उसकी लिस्ट है,
इसकी लिस्ट के लिए मैंने आपको एक निमोनिक दे रहा हूँ, इस निमोनिक को याद रखना, डॉक्टर नमो। क्या बोलते हैं इसको? डॉक्टर नमो, DRNAMO, डॉक्टर नमो। डी का मतलब डी स्टैंड्स करेगा यहाँ पे आपका डिफेंस मटीरियल, डिफेंस इक्विपमेंट, अगर डिफेंस इक्विपमेंट है। आर स्टैंड्स फॉर यहाँ पे रिलीफ मटीरियल्स। एम स्टैंड फॉर यहाँ पे क्या करेगा? डॉक्टर नमो है तो सॉरी डी आएगा मेरे पास डिफेंस इक्विपमेंट, आर आएगा रिलीफ मटीरियल्स, एन स्टैंड्स फॉर यहाँ पे क्या करेगा? नमो का जो एन है उसको स्टैंड करने के लिए वो आएगा यहाँ पे न्यूज़पेपर। और ए स्टैंड्स फॉर करेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एम स्टैंड फॉर करेगा यहाँ पे मिल्क, फूड एंड ग्रेन्स, और यहाँ पे आपका ओ स्टैंड फॉर करेगा ऑर्गेनिक मेजर्स। तो ये जितने भी आपके नोटिफाइड गुड्स हैं, ये अगर रेल से और वैसल से अगर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन दिया है। ये बेनिफिट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज और एयरक्राफ्ट को नहीं दिया है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो एयरक्राफ्ट से, अगर ये नोटिफाइड गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो पूरा टैक्सेबल कर दिया जाएगा। दिस इज अमेंडमेंट इन दिस अटेम्प्ट एग्जाम के लिए। इसके बाद मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का सेक्टर लेना चाहूँगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको ध्यान पड़ेगा, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको ध्यान कर रखना है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के अंदर कि यहाँ पे अगर आप लैंड रूट से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करते हो, अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस लैंड के थ्रू जाती है तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका उसमें बसेस कवर किए इन्होंने, और साथ में ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग द ई रिक्शा, मीटर कैब, टैक्सी कैब जो भी हैं ये अलग अदर कर लिए। तो दो पार्ट इसमें है। आप नोट्स के साथ बैठे होंगे, इस बात की एश्योरिटी लेके चल रहा हूँ कि आप नोट्स के साथ बैठे होंगे, उसके रिवीजन देख रहे होंगे। तो इसके लिए अगर आप इसके अंदर बस की बात करते हैं तो बस के अंदर दो बाइफर्केशन होंगे, एक तो स्टेज कॉन्ट्रैक्ट, एक तो स्टेज कैरिज, एक होगा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। अगर स्टेज कैरिज की बात करें तो स्टेज कैरिज के अंदर जो बसेस कवर होंगी वो होगी प्राइवेट बसेस। प्राइवेट बसेस में देखना पड़ेगा कि ये फुल्ली एसी है। अगर फुल्ली एसी बसेस हैं तो पूरा टैक्सेबल कर देंगे, अगर नॉन एसीज हैं और जनरल पब्लिक के लिए यूज़ हो रही है तो पूरा वो एग्जेम्प्ट करवा देंगे। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में गवर्नमेंट की बसेस आएंगी। गवर्नमेंट की बसेस के अंदर अगर आपको ध्यान रखना है इस केस में थोड़ा सा स्टूडेंट्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है टेक्निकली प्रॉब्लम्स थोड़ा सा आ गया है, तो ये थोड़ी सी इंटरप्ट हो जाएगी वीडियोस। तो मैं इसको थोड़ा सा रिज्यूम करूँगा इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ टेक्निकल है प्रॉब्लम्स, तो आप इतना रिवीजन करिएगा प्लीज़। ठीक है। तो आई थिंक मेरा थोड़ा जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो प्लीज़ वो मुझे मैसेज दे रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पे, और आप अगली वीडियोस में इसको आप जो मैं रिज्यूम करूँगा जो नेक्स्ट बची हुई रिमेनिंग सर्विस है, तो तब तक के लिए आप इसको देखिएगा। एंड कीप इट अप एंड थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब।